Good morning, students. Today I am going to discuss the topic exchange of gases in plant. Yes, today we will discuss that how the gases exchange in plant take place. जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट में एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है इसमें गैसियस एक्सचेंजेशन का, फिर भी इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एक्सचेंज गैसेस इंडिपेंडेंटली। यस, प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट पार्ट होता है, वो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट से ही वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को करता है। जैसे में ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर अदर एनिमल्स की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज हम लोग डिफरेंट ऑर्गन से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने स्किन से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही हम लोग गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये कुछ अलग है। प्लांट का डिफरेंट पार्ट जो होता है, आइदर उसका स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, वो सभी पार्ट से गैसेस एक्सचेंजेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि प्लांट जो होता है वो उसका डिफरेंट पार्ट इंडिविजुअली गैसियस एक्सचेंजेशन में भाग लेता है। नेक्स्ट, एज प्लांट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द गैसेस, क्योंकि प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोगों में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, थ्रू नोज हम लोग इनहेल करते हैं, फिर हमारा लंग्स में जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट के पास ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जस्ट लाइक द एनिमल्स इसमें नहीं होता है, इसमें एब्सेंट होता है वो। इसीलिए प्लांट का अलग अलग पार्ट खुद ही क्या करता है, गैसियस एक्सचेंजेशन कर पाता है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ गैसेस इनसाइड द प्लांट बॉडी टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट बॉडी के अंदर में सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू ये गैस जो है वो वन सेल टू अनदर सेल या फिर यू कहें वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू ट्रांसपोर्ट होता है। वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इसलिए नहीं ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, क्योंकि इंडिविजुअली ऑर्गन, एक ऑर्गन खुद अपना गैसियस जो है वो ट्रांजेक्शन वो खुद कर लेता है। ठीक है, तो प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को हम लोगों ने 8th-9th क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्लांट का कोई स्टेम है, तो वो गैसेस एक्सचेंज किया, तो गैसेस एक्सचेंज किया तो उस जगह पे गैस का जो है वो कंसंट्रेशन समहाउ हाई है और उसके इंटरनल पार्ट में, इनसाइड पार्ट में गैस का जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो वहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हायर टू लोअर लेवल में वो गैसेस जो है वो क्या होगा, फ्लो करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। याद रखेंगे, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है गैसियस गैस का ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सिर्फ प्लांट में होता है, किसी भी एनिमल में ये चीज़ नहीं होता है। एनिमल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितने भी एनिमल होते हैं वो उसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए। प्लांट के पास गैसियस ट्रांसपोर्ट का कोई भी अलग से फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से जहाँ पे गैस ज़्यादा है और जहाँ पे गैस कम है तो ज़्यादा से कम की ओर ये फ्लो करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन का एक डेफिनेशन भी हम लोग साइड से नोट डाउन कर लेंगे। फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का फ्लो हो, चाहे वो एयर का फ्लो हो, गैसेस का फ्लो हो या फिर किसी लिक्विड का फ्लो हो, फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, being fixed in nature, the energy requirement and hence the rate of respiration of plant is slow as compared to animals. Yes, plant जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ये फिक्स होता है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है, प्लांट का ऑर्गन्स मूव करता है। जब एयर ब्लो करता है, हवा चलता है, तो प्लांट का लिप्स मूवमेंट करता है। लेकिन प्लांट जहाँ पे जिस लैंड में जिस जगह पे एक जगह खड़ा रहता है वो स्टेशनरी होता है, वो इधर से उधर मूव नहीं कर पाता है। तो वन थिंग जो इससे निकल के सामने आता है कि प्लांट का नेचर जो होता है वो क्या है, फिक्स है, इसीलिए इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है। ऐसा क्यों होता है?
तो एक प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग गौर करेंगे। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपने में भी देखे होंगे, जब हम लोग रेस्ट पोजीशन में कहीं पे बैठे हैं तो हम लोग का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन करने का मतलब हम लोग जो श्वास लेते हैं वो काफ़ी नॉर्मल होता है। लेकिन यदि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यदि हम लोग जाते आते हैं, तो इस केस में हमारा रेस्पिरेशन का जो रेट है वो हाई हो जाता है। हम लोग का सांस लेने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत होता है और इसके लिए बहुत सारा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। और इस तरीके से एनिमल्स के केस में जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बढ़ता घटता रहता है। जब रेस्ट में है तो रेस्पिरेशन का रेट घटा हुआ होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही भाग दौड़ किया जाता है तो ये रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन प्लांट जो है वो फिक्स है, उसका नेचर कैसा है, वो एक ही जगह रहता है। इसीलिए प्लांट में जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड मैनर में है। कंट्रोल्ड मैनर कहने का मतलब फिक्स मैनर में है, वो ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है। एंड हेंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट इज स्लो, और इसीलिए रेस्पिरेशन का जो रेट होता है प्लांट के केस में वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स के केस में। क्यों होता है, समझ में आया? क्योंकि एनिमल्स जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट करता है। बट प्लांट जो है वो स्टेशनरी होता है, अपने पोजीशन पे फिक्स होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट नहीं करता है। इसलिए प्लांट में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो स्लो होता है इन कंपेयर टू एनिमल्स, और वो फिक्स होता है, अपने पोजीशन पे फिक्स होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। बट एनिमल्स मूवमेंट कर सकता है। यही वजह है कि प्लांट जो है उसका एनर्जी कंजप्शन कम होता है इन कंपेयर टू एनिमल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट रेस्पायर एट डिफरेंट रेट्स। यस, प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट होता है, आइदर रूट हो या फिर उसका स्टेम हो, फ्लावरिंग पार्ट्स हो, सब में अलग अलग रेस्पिरेशन का रेट होता है। ठीक है, तो देखेंगे किसमें कैसा रेट होता है। रेस्पिरेशन इज रैपिड इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है कहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स क्या है? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहने का मतलब वो रीजन जो ग्रो कर रहा है। हम लोग प्लांट देखे होंगे, उसका एक स्टेम को देखते हैं, है ना, फिगर के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, इसमें बहुत सारा लीफ है, तो इसका जो सबसे टिप पार्ट होता है, जहाँ से छोटा छोटा लीफ आ रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक पार्ट। इस चीज़ को ही हम लोग मेरिस्टेमेटिक पार्ट बोलते हैं। मतलब स्टेम का वो पार्ट जहाँ से न्यू लीफ आ रहा होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लीफ जो होता है, वो न्यूली लीफ जो होता है वो समहाउ वो रेड कलर का, टोटल रेड नहीं, कुछ कुछ रेड कलर का होता है, वो हमारा मेरिस्टेमेटिक पार्ट हो गया। और जस्ट लाइक ये प्लांट का सबसे टॉप पार्ट हो गया, इसी टाइप का प्लांट का जो सबसे डाउन पार्ट मतलब रूट पार्ट, रूट में भी डिविजन्स होता है ना। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे ये एक रूट्स है, तो इस रूट्स में भी बहुत सारा पार्ट होता है। तो जो रूट्स का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, ग्रोइंग पार्ट्स, रूट्स का जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है वो भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है। तो इन सब रीजन्स में जो है वो रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो क्या होता है? हायर होता है, रैपिड होता है, ज़्यादा होता है, मतलब रेस्पिरेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। और फ्लोरल बर्ड्स मतलब जो फ्लावरिंग पार्ट्स है, जिसमें अभी बर्ड्स आया है, बाद में वो फिर फ्लावर बनेगा, है ना, जिसको हम लोग कली बोलते हैं हिंदी में, वो पार्ट हो गया। ग्रोइंग फ्रूट्स जब बड़ा हो रहा होता है वहाँ पे, या फिर जर्मिनेटिंग सीड्स, जब कोई सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना, तो इन सब केसेस में जो है रेस्पिरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट है उसको, आइदर वो शूट पार्ट हो या फिर वो रूट पार्ट हो, दैट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। फ्लोरल बर्ड्स जो कली होता है, जहाँ से फ्लावर होने वाला है, वो पार्ट, या फिर ग्रोइंग फ्रूट्स जहाँ पे फ्रूट्स ग्रो हो रहा होता है, और जर्मिनेटिंग सीड्स जहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है ना, मतलब जर्मिनेशन मतलब अंकुरित हो रहा होता है। तो उन सब पार्ट्स में रेस्पिरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन का रेट स्लो कहाँ पे होता है। रेस्पिरेशन इज स्लोअर इन मैच्योर रीजन्स जो होता है वहाँ पे रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो स्लोअर होता है। मैच्योर रीजन्स करने का क्या मतलब? प्लांट का वो पार्ट जो मैच्योर्ड पार्ट होता है, जैसे में स्टेम हो गया, है ना, स्टेम मैच्योर्ड पार्ट है।
स्टेम का फॉर्मेशन बहुत दिन पहले हुआ था, है ना। हम लोग कोई भी स्टेम को जब देखते हैं तो वो न्यूली स्टेम जो होता है वो पतला होता है, कुछ दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा ट्रंक का रूप ले लेता है। ट्रंक मीन्स डाली का, प्लांट का जो मोटा डाली होता है वो पार्ट मेच्योर पार्ट हो जाता है, काफ़ी दिन पुराना होता है वो मेच्योर पार्ट हो गया। तो उस पार्ट में रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो स्लोअर होता है। नेक्स्ट अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि इस पार्ट में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। यंग रूट्स, यंग रूट्स मतलब देखते हैं, एयर अकर इन सॉइल इंटरस्पेसेस, रूट हेयर्स ऑफ द यंग रूट्स आर इन कांटेक्ट विद देम। हम लोग जानते हैं कि सॉइल के इंटर स्पेस में, मतलब दो सॉइल पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें समहाउ एयर प्रेजेंट होता है। और हमारा जो यंग रूट्स का जो पार्ट है जिसको हम लोग हेयर रूट्स या रूट हेयर्स बोलते हैं, हेयर रूट्स क्या है, मतलब ये जो हम लोग रूट्स, ये हमारा यंग रूट्स हो गया, है ना, मेन रूट। और इसका जो पार्ट वाइज पार्ट होता है, एक रूट से दूसरा रूट निकला हुआ है, और इस तरह से जो सबसे लास्ट रूट होता है वो काफ़ी पतला होता है। समहाउ उसका थिकनेस जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बाल इतना पतला होता है, उसी को हम लोग रूट हेयर या फिर हेयर रूट बोलते हैं। तो वो जो होता है वो फाइनली किसके कांटेक्ट में होता है, सॉइल के इंटर स्पेस में जो एयर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में होता है। नेक्स्ट, oxygen of the soil air diffuses through root hairs and reaches to the all internal cells of the young roots. Yes. अब यहाँ पे क्या होता है, वो रूट जो कहाँ पे कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में है, सॉइल, दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में होता है। अब वहाँ पे डिफ्यूजन होता है उस सॉइल में, सॉइल के इंटर स्पेस में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो धीरे धीरे इस हेयर रूट में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, और फिर वो हेयर रूट्स जो है उस ऑक्सीजन को कहाँ पे पहुँचा देता है, ऑल सेल्स, ऑल इंटरनल सेल्स ऑफ द यंग रूट्स। यंग रूट्स का जितना भी इंटरनल सेल है, उस यंग रूट्स में जितना भी सेल है सब में वो डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। क्लियर है। नेक्स्ट, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स डिफ्यूजन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और फिर यहीं से क्या होता है कि इस रूट में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, याद रखेंगे मैकेनिज्म जो होता है, या फिर इसको सिंपल शब्द में समझते हैं, प्लांट में हर जगह जो होता है वो रिएक्शन हो रहा होता है, तो जहाँ कहीं भी रेस्पिरेशन होगा CO2 प्रोड्यूस जरूर होगा। तो रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे भी CO2 प्रोड्यूस होता है। तो फिर वो CO2 कहाँ पे, उसको कैसे वो बाहर करता है, उसी रूट हेयर या फिर कह सकते हैं हेयर रूट्स के थ्रू उसको क्या करता है, बाहर थ्रू आउट कर देता है। ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन करने का मतलब जिधर से CO2, जिधर से ऑक्सीजन को क्या किया, अपने अंदर खींच के लाया था, उसी डायरेक्शन में फिर से CO2 को क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है। तो समझ में आया यंग रूट्स के थ्रू प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, यंग रूट्स के थ्रू कैसे करता है, इसको एक बार शॉर्ट में फिर से समझेंगे। यंग रूट्स का जो सबसे एंड पार्ट होता है वो हेयर रूट्स होता है, जो कि किसके कॉन्टेक्ट में होता है, एयर प्रेजेंट इन द सॉइल इंटर स्पेस, सॉइल इंटर स्पेस के बीच में जो एयर प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में होता है, और उस एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ये क्या करता है, अपने अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इन करा देता है, और जो CO2 उसके अंदर बन रहा होता है वो फिर उसी रास्ते से वापस पीछे की ओर उसको भेज देता है, मतलब उसको एक्सहेल कर देता है एक तरीके से। और ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही, मतलब क्लियर है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हेयर रूट्स ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही फिर CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो फिर बाहर उसको एक्सहेल कर देता है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंजेशन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स में कैसे होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि गैसेस एक्सचेंज यंग रूट्स में कैसे होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स, then after leaves and young stems में कैसे होता है। So let's start. In older roots and stems gaseous exchange take place through lenticles. याद रखेंगे older roots मतलब matured roots, not the hair roots. hair roots जो होता है वो young roots के अंडर में आता है। older roots मतलब जो matured roots है, मोटा roots है, और stems well matured stems में gaseous exchange कैसे होता है, lenticles के थ्रू होता है। याद रखेंगे ओल्डर रूट्स और स्टेम्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू। यस, ये लेंटिकल्स क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे।
समहाउ लेंटिकल्स हम लोगों ने सभी ने देखा होगा, गौर किए होंगे। प्लांट्स जो होते हैं उसका जो स्टेम होता है, जो मेन तना होता है, उसका आउटर सरफेस थोड़ा रफ होता है और उसमें समहाउ क्रैक लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स बना होता है। वही क्रैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेंटिकल्स होता है, उसी के थ्रू उस स्टेम में गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। तो समझ में आया लेंटिकल्स कहाँ होता है। जो आउटर सरफेस होता है मोटा मोटा स्टेम का, उसके आउटर सरफेस में जो हम लोग क्रैक्स देखते हैं, समहाउ रफ सरफेस होता है उसमें क्रैक्स होता है, वही हमारा लेंटिकल्स है। तो लेंटिकल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको थोड़ा ब्रॉड वे में देखना है। लेंटिकल्स आर द परमानेंटली ओपन पोर्स व्हिच कंटेन्स ए मास ऑफ लूजली अरेंज्ड complementary cells that enclose a number of intercellular spaces. Yes, लेंटिकल्स क्या होता है, एक परमानेंटली ओपन पोर होता है, मतलब ये सदा खुला रहता है ना, जो कि बहुत सारा लूजली अरेंज कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बना होता है। ठीक है, और ये जो लूजली अरेंज सेल होता है ये किसके चारों तरफ होता है, नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, और उसमें कुछ बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। What does intercellular spaces mean? Means the spaces present between the two cells. दो cells के बीच में जो space present होता है उसी को हम लोग intercellular space बोलते हैं। तो समझ में आया लेंटिकल्स क्या होता है। लेंटिकल जो है वो परमानेंटली ओपन पोर्स होता है। ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट के आउटर सरफेस में। जो हम लोग रफ सरफेस देखते हैं, क्रैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं उसमें होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये लूजली अरेंज कॉम्प्लीमेंट्री सेल से बना होता है, जिसमें कि बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। वो स्पेस ही एक पोर्स का काम करता है, जिसके थ्रू हमारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो पाता है। बाहर से अंदर गैस का जाना हो या फिर अंदर से बाहर गैस का आना हो, वो इसी इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता है। क्लियर है, दिस वन वाज द लेंटिकल्स। नेक्स्ट लीव्स एंड यंग स्टेम्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीव्स और यंग स्टेम्स में कैसे होता है गैसेस एक्सचेंजेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, यंग स्टेम्स कहने का मतलब न्यू स्टेम, जो अभी नया नया स्टेम बना है, वो समहाउ थिन होता है, नॉट द थिक। और ये जो स्टेम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किया, जो लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंजेशन करता है, ये कौन सा स्टेम है, ये मेच्योर्ड स्टेम्स है। ये अनमेच्योर्ड स्टेम्स दैट इज द यंग स्टेम्स है। तो देखेंगे in leaves and young stems gases exchange take place through stomata. yes, इसमें जो gaseous exchange होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। हम लोग ने स्टोमाटा के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। लिप्स में क्या होता है, समहाउ स्मॉल पोर्स होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। क्लियर है, तो याद रखेंगे ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स में लेंटिकल्स के थ्रू, लीव्स एंड यंग स्टेम्स में स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, each stomatal pores are surrounded by a pair of guard cell. yes, एक स्टोमाटल पोर जो होता है, नॉट एक नहीं, जितना भी स्टोमाटल पोर होता है वो किस चीज़ से घिरा होता है, एक पेयर ऑफ सेल, जिसको हम लोग स्पेशली गार्ड सेल बोलते हैं। मतलब एक स्टोमाटा जो लीव्स या यंग स्टेम्स में होता है वो एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। इसका काम क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स। यस, ये गार्ड सेल जो क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमाटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। ये इसी का जिम्मेदार होता है कि कब स्टोमाटल पोर्स को खुलना है और कब बंद होना है। ये इसी को कंट्रोल करता है। हम लोग इन अदर वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स। गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमाटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो फंक्शन समझ में आया। गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, it controls the opening and closing of stomatal pores. next we will discuss कि कैसे गार्ड सेल जो है वो ये कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो देखेंगे, when potassium ion accumulates in the guard cells they absorb water and become turgid. जब ये गार्ड सेल में पोटेशियम आयन एक्यूमुलेट होता है, उसमें वो उसके अंदर जब वो इन करता है तो वो क्या हो जाता है, वो टर्गिड हो जाता है। टर्गिड कहने का मतलब, टर्गिड का हिंदी होता है सूजा हुआ, मतलब समहाउ सूजन जिसको बोलते हैं, बाहर आ जाना, किसी कोई चीज़ जब फूल जाता है तो मतलब वो फूल जाता है। ऑफ कोर्स किसी में कोई चीज़ जब, जैसे वाटर ही है, किसी चीज़ के अंदर में जब वो एंटर करता है तो वो क्या होता है, टर्गिड हो जाता है, फूल जाता है, सूजा हुआ टाइप का हो जाता है।
तो ये जो गार्ड सेल है वो टर्गिड हो जाता है। ड्यू टू द टर्गिडिटी द स्टोमल पोर्स ओपन्स अप, और जब ये टर्गिड हो जाता है तो इसी टर्गिडिटी के कारण स्टोमल पोर्स जो है वो खुल जाता है उसका। क्लियर है? तो स्टोमाटल पोर्स कैसे खुलता है? जब उस गार्ड सेल में K प्लस आयन एक्यूमुलेट्स करता है, एंटर करता है, तो वो टर्गिड हो जाता है, वो संभव सूजा हुआ टाइप का हो जाता है, फूल जाता है, और इस वजह से स्टोमाटल पोर जो है वो ओपन अप हो जाता है। और ठीक इसी का उल्टा, व्हेन गार्ड सेल्स लूजेस वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक चीज और, जब इसमें K प्लस आयन एक्यूमुलेट्स करता है तो साथ में वाटर भी एक्यूमुलेट्स करता है, ये वाटर भी अपने सराउंडिंग सेल्स से एक्यूमुलेट्स कराता है। तो फिर यही गार्ड सेल जब इस वाटर को लूज करता है ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, वाटर कब लूज करेगा? बाहरी कारणों से, जैसे सनलाइट, जब बहुत सारा धूप पड़ेगा उस पर, तो बहुत सारा धूप होने के कारण उसमें जो गार्ड सेल में जो प्रेजेंट वाटर है वो क्या होगा? इवोपोरेट हो जाएगा और वो वहाँ से उड़ जाएगा। तो सनलाइट या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए इवोपोरेशन करवाएगा। तो इस कारण से जब वो वाटर को लूज कर देगा तो दे बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड कहने का मतलब स्वभाव वो लचीला हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, है ना, वो रिंकल्ड फॉर्म में आ जाएगा वो, एंड हेंस द स्टोमाटल पोर्स क्लोज अप, और इस तरीके से फिर वो स्टोमाटल पोर्स बंद हो जाता है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में याद रखेंगे कि गार्ड सेल के अंदर जब पोटेशियम आयन एंड वाटर एक्यूमुलेट करता है तो दे बिकम टर्गिड, वो सूजा हुआ टाइप का हो जाता है, एंड दिस टर्गिडिटी रिजल्ट्स टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स, और वहाँ से फिर वो स्टोमाटल पोर्स खुल जाता है। फिर वही वाटर जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक सनलाइट एंड टेम्परेचर के कारण वो जब उड़ जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, तो वो फ्लैसिड हो जाता है और इस तरीके से स्टोमाटल पोर्स फिर से क्लोज हो जाता है। तो क्लियर है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स कैसे गार्ड सेल उसको कंट्रोल करता है, इफेक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, when the stomata are open, gases diffuses into and out of the leaf as per their concentration gradients. Yes, जब स्टोमाटल पोर्स जब खुलता है तो गैस जो होता है डिफ्यूज होता है इनटू एंड आउट, मतलब उसके अंदर भी जाता है गैस और उससे बाहर भी आता है। किस चीज से? लीफ या फिर यंग स्टेम से, एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये किस चीज पे निर्भर करेगा कि स्टोमाटल पोर जब खुल रहा है तो उसमें से गैस अंदर आएगा फिर या अंदर से बाहर जाएगा, तो ये उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिसे बात करते हैं स्टोमाटल पोर्स यदि डे टाइम में खुल रहा है, दिन में खुल रहा है, तो ऑफ कोर्स लीफ है या फिर यंग स्टेम से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, और हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। तो दिन के टाइम में लीफ में या यंग स्टेम्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन का लेवल अंदर में क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो वो उस ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। इसका मतलब दिन में जब स्टोमाटल पोर्स ओपन होता है तो ऑक्सीजन प्लांट से बाहर जाता है, मतलब इस स्टोमाटल पोर्स से ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ आता है। और ठीक इसी का उल्टा रात में, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस का रेट नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से वो यदि रात के टाइम में खुल रहा है, नाइट टाइम में, तो फिर वो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाएगा और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराएगा। तो ये हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का कॉन्सेप्ट। ये कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि वो गैस, कौन सा गैस कब अंदर जाएगा और कब बाहर जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को। यदि स्टोमाटल पोर्स दिन के टाइम में खुल रहा है तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्टोमाटा के अंदर में, दैट मीन्स लीव्स के अंदर में या फिर यंग स्टेम्स के अंदर में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है डे टाइम में। इसीलिए डे टाइम में स्टोमाटल पोर्स से क्या बाहर आएगा? ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इन कराता है। और ठीक इसी का उल्टा नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो फिर क्या होता है? बाहर से ऑक्सीजन को इन कराया जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। क्लियर है? इसको वन बाय वन नोट करेंगे।